अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम दोरा के साथ मैं हूं असदरीम खान और मेरा साथ देंगे इफ्तिखार शराजी साहब। जैसे आपने देखा, जो सिलसिला 2020 में एक तरह से शुरू हुआ था जब शुगर इंक्वायरी कमीशन की रिपोर्ट वाज़े हुई थी, जिसमें ये नुमाया हुआ कि एक बहुत बाइक़्तिदार एक शुगर लॉबी है जो ना सिर्फ बहुत ज़्यादा मुअस्सर है, लेकिन उसके साथ साथ बहुत गहरे असरात पड़ रहे हैं पाकिस्तान की मईशत पर। ज़ख़ीरा अंदोज़ी के इल्ज़ामात लगे, होर्डिंग के इल्ज़ामात लगे, प्राइस मैनिपुलेशन के इल्ज़ामात लगे और ख़ुसूसी तौर पर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ के साबिक़ जनरल सेक्रेटरी और काबीना के कुछ अहम वज़रा उनके नाम लिए गए। हुकूमत वक्त का कहना यही था कि हम हरकत में आएंगे, किसी को NRO नहीं देंगे और नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो FIA और SECP को सारी रिपोर्ट मुंतकिल कर देंगे, उसके बाद उनको एक्शन लेना पड़ेगा। अब पिछले एक साल में अदालतों में कार्रवाइयाँ तो हुई, लेकिन वही नाम जो आपने अभी इब्तदाइया में भी देखे और सुने सामने आए और FIA में FIRs भी कटना शुरू हो गई। अब इस सब पर हम बात करेंगे। जो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ के साबिक़ जनरल सेक्रेटरी पर भी कार्रवाई हो रही है, उसके साथ जैसे आपने अभी देखा राजा रियाज साहब का कहना कि वज़ीर आज़म इमरान खान साहब को इस तरह नहीं करना चाहिए, साथ में जो अफवाहें हैं फॉरवर्ड ब्लॉक्स की, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ रवाबत की, उस पर भी बात करेंगे और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ में दरारों की भी बात करेंगे। हमारे साथ हैं सूबाई वज़ीर पंजाब पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ ताल्लुक़ है नुमान लंगड़ियाल साहब और मुशीर वज़ीर आला पंजाब अब्दुल हई दस्ती साहब, जो कि रुकन हैं सूबाई असम्बली पंजाब के। बहुत शुक्रिया शो में शामिल होने का, अपना कीमती वक्त देने का। नुमान साहब, अगर आपके साथ आगाज़ करें सर, जो ये सारा एक सिलसिला है, मुख्तलिफ PTI के मेंबरान कह रहे हैं कि जी यहाँ टारगेट किया जा रहा है, विक्टिमाइजेशन की जा रही है, इसमें लाहे अमल सर क्या तय किया है? क्या ये जो अराकीन हैं अलहदा होने को जा रहे हैं? जी मेरे भाई, जो आप फरमा रहे हैं कुछ हद तक बात तो ऐसी ही है कि जैसे कि आपको पता है कि तरीन साहब के खिलाफ 3 FIR कटी और उन्होंने किसी को इस बात का जिक्र नहीं किया, लेकिन हम इखलाकी तौर पे जब हमें मालूम हुआ और जो तरीन साहब के साथ ताल्लुक रखते हैं, जिनकी न्याज़मंदी है, उन्होंने खुद जाके तरीन साहब से पूछा कि क्या मामला है और उन्होंने सारी उसकी तफसील बताई। तो उस तफसील को देखते हुए हमने एक इज़हार यकजहती के लिए उनको एक इखलाकी जुर्रत दी कि जी वो इनको फेस करें, इन अदालत के मामलों को, और जो उनकी रिजर्वेशन है उसको हम अपने कायद इमरान खान साहब तक पहुंचाएं। इसी सिलसिले में फिर जैसा कि आपको पता है कि रात को शाया दिया गया, उसमें अरकान पार्लियामेंट सारे वहां पर मौजूद थे और एक बात पर 1 पॉइंट एजेंडा पे सारी बात हुई कि हम सब मिल के एक एप्लीकेशन लिखते हैं और उसमें हम अपने कायद इमरान खान को रिक्वेस्ट करते हैं कि वो हमें बुलाएं और हमारे साथ बैठ के हमारे जो इतने सीनियर रुकन हैं, इतने सीनियर लीडर हैं PTI के, जिनकी कंट्रीब्यूशन लाजवाल है, उनको बिठा के उनके जो मामलात हैं उनको हल किया जाए। ये हमारा 1 पॉइंट एजेंडा है। इसको हम इंशाल्लाह ताला मे भी एक आधे दिन में ये सॉर्ट आउट हो जाएगा और ये जो हाइप क्रिएट हुई है इंशाल्लाह ताला ये सारी दम तोड़ जाएगी। लेकिन लंगड़ियाल साहब, देखा जाए तो एक जहांगीर तरीन साहब के खिलाफ तो कार्रवाई नहीं हो रही ना सर। 17 मिले हैं जिनको नोटिस जारी हुए हैं, बाकी लोगों के खिलाफ भी एक प्रोसेस आगे बढ़ रहा है। तो ये तासुर क्यों देने की कोशिश की जा रही है कि शायद उनको विक्टिमाइज किया जा रहा है? और साथ में जो आप फरमा रहे हैं कि आप एक दरख्वास्त लिख रहे हैं, मुलाकात की कंसर्न्स आप रखेंगे प्राइम मिनिस्टर के सामने। सर, प्राइम मिनिस्टर तो किसी ज़माने में कोयटा में लोग लाशें लेके बैठे रहे थे, आखिर तक वो नहीं गए। तो यहाँ पे भी अगर प्राइम मिनिस्टर ने आपकी दरख्वास्त को ज़्यादा अहमियत नहीं दी तो उसके बाद जो 30-35 लोग इनका अगला लाहेअमल क्या होगा? देखिए मेरे भाई, बात ये है कि एक जो प्रॉपर तरीका है, थ्रू प्रॉपर चैनल चलना चाहिए। देखिए, हमने एप्लीकेशन पे आपने भी देखा होगा, वो लिस्ट तैयार हुई, उस पर हम सब मेंबर्स ने साइन कर दिए और तरीन साहब को वो लिस्ट हमने दे दी और उनको हमने कह दिया कि आप PM साहब से टाइम बनवा लें और जिस बंदे की भी जिम्मेदारी लगाएंगे वो PM साहब के हाजिर होके टाइम लेके हमारी मुलाकात हो जाएगी। दूसरी बात ये है कि हम
ना पार्टी में किसी तरह की इस तरह की उसको कमजोर करना चाहते हैं, ना हमारा फॉरवर्ड ब्लॉक से कोई ताल्लुक है। हमारा सिर्फ और सिर्फ पीटीआई के साथ ताल्लुक है और हम पीटीआई ही को बीच में बैठ के अपने मामलात को तय करेंगे इंशाल्लाह ताला। अब्दुल्ला दस्ती साहब, आपको भी शरीक गुफ्तगू करते हैं। सर, कल का डिनर जिसमें शरीक हुए, आज जब जहांगीर तरीन साहब आए हैं एक दफ़ा फिर अपनी जमानत में तोसी के लिए, उन्होंने बड़े कैटेगरीली कहा है कि प्राइम मिनिस्टर के इर्द गिर्द बैठे लोग उनको उनके खिलाफ भड़का रहे हैं। तो यकीनी तौर पे कल के इशाये के अंदर कुछ लोगों के नाम तो लिए गए होंगे ना, वो नाम कुछ शेयर किए हैं जहांगीर तरीन साहब ने आपके साथ भी? और फिर ये भी एक तासुर है जो कि बड़ी हद तक दुरुस्त है कि खुद पीटीआई पंजाब के अंदर धड़ेबंदी है, एक धड़ा दूसरे धड़े की टांगे खींचने में लगा रहता है। तो कहते हैं तो कोई ये भी बात हुई है कि वहां पे जो एक और धड़ा है वो भी शायद इमरान खान साहब को जहांगीर तरीन साहब के खिलाफ उकसा रहा है? जी, सबसे पहले तो आप ये देखें कि जो जहांगीर तरीन साहब का मुतालबा है उसमें कोई बात ऐसी लगती है जो खिलाफ कानून हो या मेरिट की ना हो। अभी जो आपने हमें ये बातें सुनवाई हैं, तो जहांगीर तरीन साहब और हम सारे जितने भी लोग हैं, हमारा मौक़िफ़ यही है कि बड़े एक साजिश के तहत इस पार्टी को कमजोर किया जा रहा है। लेकिन सबसे पहले अलीम खान, फिर सत्यान खान, अलीम खान 100 दिन रह के जेल में और उसके बाद फिर दोबारा वो सीनियर वजीर बन गए, सत्यान खान जेल में गए, फिर वो दोबारा आके फिर उन्होंने पोर्टफोलियो संभाल लिया। अब खुदा ना खास्ता बात ये क्लियर है, हमें पूरी श्योरिटी है, ठीक है। बात ये कि ये लोग डीमोरलाइज हो रहे हैं। जब एक बंदा बगैर किसी कसूर के जाके और उसकी इतनी कुर्बानियां हो पार्टी के लिए और वो नाहक चला जाए जेल में और जेल उसको बाद में क्लियर कर दे और क्या सॉरी ये गलती हो गई, तो पार्टी के साथ क्या वो होनी चाहिए? मेरा नहीं ख्याल। अगर मैं भी हूँ इस जगह, मैं तो दाद देता हूँ जहांगीर तरीन साहब की। यकीन करें जो उनकी कॉन्ट्रीब्यूशन है, अगर मैं शख्स होता मैं यकीन करें मैं फट पड़ता। लेकिन मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ, मैं उसकी जरूरत को सलाम पेश करता हूँ जहांगीर तरीन को कि हर चीज होने के बावजूद। मैं भी एक इंटरव्यू सुन रहा था, उन्होंने कहा कि वो पीपल्स पार्टी भी राब्ते कर रही है, नून लीग भी कर रही है, सब कर रहे हैं। लेकिन उन्होंने कहा नहीं, मैं मेरा प्रोग्राम है, मैं नाअहल हो गया हूँ, ठीक है, तुमसे नाअहल हो गया हूँ। मेरा बेटा जो है सियासत में नहीं आना चाहता, ना मैं उसे आने दूंगा और ना ही ये मेरी उम्र है कि मैं पार्टियां चेंज करता फिरूं। दस्ती साहब, मैं आपकी गुफ्तगू से ये समझूं कि इससे पहले अपोजिशन नायब के किरदार पे इस करप्शन के खिलाफ जो मुहिम थी उस पर सवाल उठा रही थी, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा और अब खुद पीटीआई के अंदर से भी ये आवाज़ें उठ रही हैं कि जो कुछ इस वक्त हो रहा है ये फ्री नहीं हो रहा, ये फेयर नहीं हो रहा, बल्कि इसके अंदर कहीं ना कहीं विक्टिमाइजेशन का एलिमेंट है। और साथ में सर इस मामले पे भी ज़रा कैटेगरी जवाब दीजिए, आप लोग हुकूमत में बैठे हैं, अगर आज आप लोगों को नहीं पता कि कौन लोग साजिश कर रहे हैं, उनका नाम आप नहीं ले रहे, तो सर फिर कौन जानेगा, किसको पता कि कौन लोग पीटीआई के खिलाफ साजिश कर रहे हैं? इसका जवाब नुमान लंगड़ियाल साहब देंगे, मेरे सीनियर हैं। क्यों? बात में मेरे भाई मैं आपको बताता हूँ, जितनी भी पार्टीज होती हैं उसमें आपको पता है छोटे मोटे दड़ाबंदी होती है, ग्रुपिंग होती है, वो एक नेचुरल फैक्टर है। उस चीज से उसको हम डिनाई नहीं करते। हम बात कर रहे हैं उन लोगों की जो मतलब जिनका कद काठ इतना बड़ा नहीं, लेकिन वो छलांग लंबी लगाने की कोशिश कर रहे हैं। वो हमारा इंटरनल मैटर है, उसमें हम अपने कायद को जरूर निशानदेही करेंगे कि ये हमारा विद इन द पार्टी ये मामलात हैं, इनको बराए मेहरबानी आप सुलझाइए और जो इस पे मेरिट बनता है वो करें। अब देखिए मेरे भाई, अगर हमारी पार्टी में कोई अच्छा बंदा है या बुरा बंदा है, उसको हम किस तरह दुनिया के सामने एक्सपोज करें? ठीक है, जो बंदे हमारे साथ हमारी पार्टी को नुकसान दे रहे हैं और परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, उनके लिए तो हम अपने कायद को जरूर कहेंगे कि जी ये बंदे हैं और इनको इनसे मतलब के मामला सही नहीं हो रहे हैं, तो आप काइंडली अच्छा लंगड़ियाल साहब, अगर मैं भी सर एक सवाल इसमें शामिल कर लूँ, एक मुख्तसर सा सर सवाल लंगड़ियाल साहब, कि जब मिर्ज़ा शहजाद अकबर साहब कहते हैं कि ये जो भी कार्रवाई हो रही है सबके खिलाफ हो रही है, किसी को एनआरओ नहीं देंगे, और साहब ने अभी क्योंकि दस्ती साहब ने जिक्र किया अलीम खान साहब का, सत्यान खान साहब का, तो ये तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक वाज़ेह बयानिया है कि जब अपोजिशन कहती है कि सिर्फ यकतरफा एहतसाब हो रहा है, तो नहीं, पहली बार तारीख में हमारे अपने वज़रा या हमारे अपने जो सीनियर लीडरान हैं वो जेल गए हैं।
तो क्या इसको मनफी तौर पर समझना चाहिए? क्या एहतसाब को अक्रॉस द बोर्ड नहीं होना चाहिए? किस तरह देखते हैं? मेरे भाई देखें, आपने जहांगीर खान तरीन साहब की जो भी उन्होंने बयान दिया आपने सुना। उन्होंने कहा कि मैं हर अकाउंटेबिलिटी को फेस करने को तैयार हूँ और मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है कि जो जुडिशरी के मैटर्स हैं उनको मैं फेस करूंगा। हमारा भी उस चीज पे कोई इतराज नहीं कि जुडिशरी जो फैसले करेगी हमें वो आमीन है। हमें तकलीफ है, हमें इतराज है तो उस FIA की कमेटी का इतराज है जो कि मतलब बायस्ड है और जो तरीन साहब महसूस कर रहे हैं कि वो न्यूट्रल इन्वेस्टिगेट नहीं कर रही। अब छोटी सी मिसाल है कि कल वो पेश हुए हैं FIA में और उनकी इन्वेस्टिगेशन घंटा 1.5 घंटा प्रोलॉन्ग की है। अभी वो घर नहीं पहुंचे थे, मीडिया के ऊपर सारी रिपोर्ट नशर हो गई कि जी वहाँ पे तरीन साहब से ये सवाल किया गया, अली से ये सवाल किया गया। मुझे बताइए कि अगर ये इन्वेस्टिगेशन हो रही है तो ये तो एक सीक्रेसी मैटर है जिसको आउट करना भी नहीं चाहिए कि वहाँ पे क्या बात हुई और कैसे बात हुई। मीडिया के ऊपर सारी बात लोगों ने सुनी। तो मुझे ये फिर बताएं, ये न्यूट्रल इन्वेस्टिगेशन किसी तरीके से भी आपको लगती है भला? अच्छा लंगड़ियाल साहब, बल्कि मेरा दोनों से सवाल, एक तो ये बताएगा कि आप फरमा रहे हैं कि कुछ लोगों को आपने आइडेंटिफाई कर लिया है कि जो साजिश कर रहे हैं, तो काइंडली ये बता सकते हैं कि वो इलेक्टेड लोग हैं या नॉन इलेक्टेड हैं? और साथ इससे जुड़ा सवाल और छोटा सा कि अगर हम मान लें कि आपका जो स्टैंड है वो जस्टिफाइड है, लेकिन अगर इसको ऑनर नहीं करते प्राइम मिनिस्टर, तो फिर अखलाकी बुनियादों पे आप इस पार्टी से अलग हो जाएंगे, किसी फॉरवर्ड ब्लॉक का हिस्सा बन जाएंगे कि नहीं आप तहरीक इंसाफ का हिस्सा रहेंगे और खान साहब के साथ ही खड़े होंगे? देखिए मेरे भाई, मैं आपको बड़ा क्लियर कट कह रहा हूँ कि हमारी पार्टी हमारा घर है और हम अपने घर में अगर कोई एक चीज प्रॉपरली नहीं हो रही है तो हम घर में बैठ के उसका जिक्र भी कर सकते हैं, उसका हल भी कर सकते हैं। जहां तक आप इस चीज को एक्सट्रीम पे ले जा रहे हैं या सोच रहे हैं या कोई भी सोच रहा है, तो ये चीज नहीं होगी। हम कम अज कम हम जो ये 20-35 बंदे हैं, हम ये इल्जाम कभी भी अपने ऊपर नहीं लेंगे कि हमने फेडरल गवर्नमेंट को डिस्टेबलाइज किया या हमने प्रोविंशियल गवर्नमेंट को डिस्टेबलाइज किया। ना ये हम करेंगे और ना ही ये इल्जाम हम इंशाल्लाह ताला अपने पे लेंगे। हमारा कायद इंसाफ पसंद बंदा है, खुदा तरस बंदा है, उसको इस चीज का एहसास होगा जरूर कि इतना जो एक ग्रुप इकट्ठा हुआ है और वो मुतालबा भी एक जायज कर रहे हैं। तो मैं नहीं समझता कि खान साहब हमें टाइम नहीं देंगे और इस मामले को सॉर्ट आउट नहीं करेंगे। और दस्ती साहब आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है? और साथ में क्या ये जो साजिशी लोग हैं इलेक्टेड लोग हैं सर या कोई नॉन इलेक्टेड है? मेरा ख्याल है मुझे ही जवाब देना पड़ेगा सर। बात यह है कि ये बहुत ज्यादा हमारी पार्टी के अंदर इस चीज के बारे में तहफ़्फ़ुज़ात है और मेरा ख्याल है कि अब टाइम आ चुका है कि किसी न किसी बंदे को इनको बेनकाब करना पड़ेगा। और मैंने आपको एक बात कही है कि देखिए हमारी जो पार्टी है, जो मैं चीज एक फील कर रहा हूँ कि जितने भी हमारे फाइनल्स थे, जितने भी जो रियल फेस थे PTI के, वो सब आपको मायूस लग रहे हैं। देखिए हम इलेक्शन शहजाद अकबर या वो आजम खान के सिर के ऊपर नहीं लड़ सकते, ना ही वो हमें इलेक्शन लड़वा सकते हैं। जो हमारे रियल फेस थे वो लोग मायूस हैं। ठीक है, हमने हक और सच का साथ देना है। हमने इमरान खान को भी नहीं छोड़ना और विद इन पार्टी हमने हक और सच को भी नहीं छोड़ना। इसके लिए चाहे हमें जो कीमत अदा करनी पड़ेगी हम करेंगे। बिल्कुल ठीक। अब्दुल हई दस्ती साहब, मशीर वज़ीर आला, नुमान आल साहब, सूबाई वज़ीर पंजाब, बहुत शुक्रिया शो में शामिल होने का, अपना कीमती वक्त देने का। वक्फा लेंगे, वक्फे के बाद गुफ्तगू जारी रहेगी। स्टे विद अस। बैक टू दो राय। बात करेंगे पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट, जो हिज़्ब इख्तिलाफ की एक 11 सियासी जमातों की इत्तेहाद हुआ करती थी, उसके मुस्तकबिल के मुतालिक। जनाब शराजी साहब, जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मरकज़ी जनरल सेक्रेटरी हैं नैयर बुखारी साहब, अभी उनकी मुलाकात हुई अवामी नेशनल पार्टी के अहम लीडरान के साथ वली बाग में, जहां उन्होंने कहा कि PDM को अब एक इत्तेहाद नहीं कहना चाहिए, वो ख़त्म हो गई है, डिसइंटीग्रेट हो गई है, लेकिन ताल्लुकात हमारे बाकी सियासी जमातों के साथ अच्छे हैं और अच्छे रहेंगे। किस तरह देखते हैं जनाब?
मेरा ख्याल में जब ये इत्तेहाद, आपको याद है कि 20 सितंबर 2020 में बना था, उस वक्त भी शायद ये कहा जा रहा था कि कोई ज़्यादा कोई नेचुरल अलायंस नहीं है। और उसके बाद हमने देखा है कि इस सारी मुहिम का जो इनिशिएटिव लेने वाली जमात थी वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी थी। और उनका ये ख्याल था कि क्योंकि हर जमात को अकेले अकेले पार्लिमान के अंदर बड़ी मार पड़ रही है, बल्कि पार्लिमान से बाहर भी पड़ रही है, गिरफ्तारियाँ हो रही हैं, लोगों को जेलों में डाला जा रहा है, तो बेहतर यह है कि मुश्तरका इत्तेहाद के ज़रिए हुकूमत को थोड़ा सा टफ टाइम दिया जाए ताकि उनके ख़िलाफ़ जो कुछ हो रहा है वो रुक जाए। तो मेरा ख्याल में पीपल्स पार्टी इतने हद तक इस सारे इत्तेहाद को लेकर चलना चाह रही थी, हुकूमत को पूरा वक्त देना चाह रही थी। उनका ख्याल ये कि परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है तो बेहतर यह है कि इसको वक्त पूरा करने दें ताकि ख़ुद आवाम के अंदर डिस्क्रेडिट हो जाए। लेकिन उसके अगेंस्ट हम देखते हैं कि नून लीग का नैरेटिव कुछ और था, उनके अज़ाइम कुछ और थे। और आपने देखा है कि जब मियाँ नवाज शरीफ साहब इस PDM का हिस्सा बने हैं और उन्होंने जो टोन सेट की है इस इत्तेहाद की, वो इंतहा दर्जे की एग्रेसिव थी और एक्सट्रीम पोजीशन थी। इदारों के नाम लिए गए, बल्कि इदारों के अंदर अहम अफराद के नाम लिए गए। ख़ुद पीपल्स पार्टी की क़यादत भी हैरान होकर रह गई कि ये हो क्या रहा है। तो उस वक्त भी ये खदशात जन्म ले उठे थे कि ऐसा नहीं हो सकता कि इस बयाने के साथ पीपल्स पार्टी चले। पीपल्स पार्टी के बहरहाल एंटी स्टैब्लिशमेंट एक तारीख़ है, एक उनका एक स्ट्रगल है और उन्हें पता है कि ये लाइन लेने से या ये रास्ता अपनाने से क्या कुछ हो सकता है। तो मेरा ख़्याल में कोशिश ज़रूर थी कि एक तो ये कि इस बयाने को थोड़ा सा सॉफ्ट किया जाए। हमने देखा बाद में हल्का फुल्का हुआ भी सही, लेकिन नवाज शरीफ और मरियम नवाज साहब की हद तक वो एग्रेशन बरकरार रहा है। तो मेरा ख्याल में एक तो ये बुनियादी वजह थी। उसके बाद देखा जाए तो पीपल्स पार्टी एक बहुत पुरानी जमात है, कोई नई जमात नहीं है। और इत्तेहाद के अंदर अगर दूसरी जमात इस सारे सिनेरियो को डोमिनेट करने की कोशिश करे कि जो कि नून लीग ने किया है, आखिरी इजलास के अंदर आपने देखा है कि वो एक पहले से एक तयशुदा जहन के साथ नून लीग की क़यादत आई और मेरा ख्याल में उन्होंने मौलाना फजल रहमान और कुछ दीगर जमातों को जो हम ख्याल थी, जिनके अंदर अचगई साहब थे, जिनके अंदर मैंगल साहब थे या नूरानी साहब थे, उन लोगों को भी पहले कायल कर लिया था कि जब इजलास होगा तो हमने पोजीशन क्या लेनी है इस्तीफ़ों के मामले पे। तो वहाँ लगता है कि पीपल्स पार्टी को लगा कि सारे के सारे इस इत्तेहाद को हाईजैक कर लिया गया है और एक जमात घर से कुछ फ़ैसले करके आ रही है और उन फैसलों को उनके ऊपर मुसल्लत किया जा रहा है। तो वहाँ से मामला फिर ख़राब होना शुरू हुए और आपने देखा है कि पहले मरहले में पीपल्स पार्टी ने एक बड़ा सॉफ्ट एग्जिट लिया, गोया कि मरकज़ी मजलिस आमला का कहा कि जब वहाँ पे उस फोरम पे लेके जाएंगे इस्तीफ़ों का मामला और वहाँ से अगर अप्रूवल आती है तो हम भी इस ऑप्शन के साथ जाएंगे। लेकिन बाद में यही कुछ हुआ जो आपके सामने है कि पीपल्स पार्टी ने भी एक जहन बना लिया था। एक तो ये कि डिक्टेशन नहीं लेनी और दूसरा ये है कि उनकी बात को भी सुना जाना चाहिए और फिर मेरिट पे फैसले होने चाहिए, पहले से एक जहन बना के नहीं आना चाहिए। लेकिन मैं समझता हूँ कि नून लीग अभी भी उसी जहन के साथ खड़ी है और अगरचे अब अमलन तो देखा जाए PDM का वजूद अब बाकी नहीं रहा कि जब दो मेन स्ट्रीम जमातें रास्ते जुदा कर लें तो उसके बाद मौलाना साहब या छोटी जमातें अगर उसमें रह भी जाती हैं तो उससे फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन यहाँ पे मेरा ख्याल में जो गलती नून लीग से हुई है वो यही कि उन्होंने इस सारे के सारे फोरम को डोमिनेट करने की और डिक्टेट कराने की कोशिश की है, जो कि मैं समझता हूँ कि पीपल्स पार्टी के एंड पे काबिल कबूल नहीं थी ये बात। और यही वजह है कि चीज़ें अब बिखरती जा रही है मुसलसल। और बिल्कुल ठीक है, आप ठीक कह रहे हैं कि NP के पास जाना पीपल्स पार्टी भी चाहेगी कि अगर इस इत्तेहाद से बाहर जाए तो कम अज़ कम ANP जैसी जमात और कुछ इस तरह की दीगर जमात उसके साथ हों ताकि कल को उसके किरदार के ऊपर शराजी साहब कुछ PMLN का भी सोचें सर। PMLN ने क्या वो लचक नहीं दिखाई पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को। PMLN की क़यादत लड़काना गई। PMLN की क़यादत ने मुल्तान में काफ़ी हद तक साफ मैदान छोड़ा। वहाँ यूसुफ रज़ा गिलानी साहब और तमाम गिलानी घर का पावर शो हुआ था। उसके बाद PMLN ने कितनी बार पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बयानिए को तरजीह दी। जो मेरे ख्याल से एक बुनियादी बात थी जो इस्तीफ़ों पे इख्तलाफ हुआ था, और वो भी इख्तलाफ उसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आपने ख़ुद देखा शराजी साहब, आपने बल्कि उसका जिक्र भी किया, बात शायद यूसुफ रज़ा गिलानी साहब के लीडर ऑफ द अपोजिशन बनने की नहीं थी। बात हमेशा शुरू से ही इस्तीफ़ों की थी। वो इस्तीफ़े ही एक टेंशन की एक बुनियाद रखते थे और उस वजह से लॉन्ग मार्च की भी जो तारीख़ थी वो ताख़ीर होती गई। अब इसमें शराजी साहब, अगर आप ख़ुद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ज़रा सोचें, आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हैं या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत हैं, आपको पहले से ही
सिंध मिला हुआ है, वहाँ आप मुख्तदर हैं। सही। अब लेट्स से बेस्ट केस सिनेरियो जो PDM का था कि आप तमाम इस्तीफ़े दे दें, आप हुकूमत से निकल जाएं, आप इस हुकूमत को गिरा दें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत कोलैप्स हो गई, नए इंतखाबात हो गए, आप कामयाब हो गए। यही बेस्ट केस सिनेरियो था PDM का। अब उस सब सिलसिले में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को एग्जैक्ट वही मिलना था जो उनके पास आज है, यानी सूबाए सिंध और सिंध हुकूमत। तो आप कह रहे हैं कि वो तमाम नशिस्तों को कुर्बान कर दें, हुकूमत को कुर्बान कर दें, तमाम वसाइल जो हैं वो लगाएं ताकि घूम फिर के एग्जैक्ट वही नतीजा हासिल करें 2.5 साल बाद जो पहले से ही वो हासिल कर चुके हैं। तो शराजी साहब, क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ ये कोई जायज़ मुतालबा था JUIFA का या नून लीग का? बिल्कुल बिल्कुल, मेरा ख्याल में बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। और यही उन नुकात में से एक अहम नुकता यही भी था कि इस वक्त भी अगर देखा जाए तो लूज़र पीपल्स पार्टी ने होना था। और फिर जिस तरह का बयानिया ये इत्तेहाद लेके चल रहा था, यकीनी तौर पे इससे एक तनाव की और इदारों की नाराज़गी की भी सूरत हाल बनती। तो आप तो एक बड़ा एक अच्छा सिनेरियो ड्रॉ कर रहे थे कि शायद 2.5 साल बाद दोबारा पीपल्स पार्टी को वही सिंध मिलता जो इस वक्त उसके पास है। मुझे लगता है कि वहाँ पे भी सूरत हाल कुछ और ख़राब हो सकती थी और पीपल्स पार्टी को भी इस बात का इदराक था। और मोर इम्पॉर्टेंटली अगर देखा जाए तो इस PDM की जो बयानी की ओनरशिप है वो कहीं नून लीग के पास है। तो बात वही है कि इस वक्त वो लूज़ करते, सिंध की गवर्नमेंट को भी लूज़ करते, और कल को जब इलेक्शन होते उस इलेक्शन के अंदर पंजाब के अंदर बिलखुसूस जहाँ पे अब पीपल्स पार्टी का कोई वजूद इतना ज़्यादा बेहतर अंदाज में मौजूद नहीं है, तो गोया इसका मतलब यह है कि आप नून लीग की जीत के लिए राह हमवार कर रहे थे, उसके लिए आप कांधा पेश कर रहे थे। तो मैं नहीं समझता कि बिलावल भुट्टो साहब जज्बाती ज़रूर हो सकते हैं, बट जरदारी साहब बड़े पुराने खिलाड़ी हैं। उन्होंने हर चीज़ को बड़ी सोच समझ के, और वो कहते हैं ना जिस तरह शतरंज के हर मोहरे को हिला के देखा है कि किसको कहाँ रखेंगे तो नतीजा क्या निकलेगा। और मेरा ख्याल में इसके बाद जब उन्होंने कंक्लूजन ड्रॉ किया है उसमें पीपल्स पार्टी कहीं लूज़र साबित हो रही थी और जो मेन बेनिफिशरी है वो नून लीग साबित हो रही थी। तो उन्होंने खालिस्तान एक सियासी फ़ैसला किया है। इसमें जज्बात को एक तरफ रख के ये सियासी फ़ैसला है कि आज भी नुकसान वो उठाएं और कल को भी नुकसान उनका हो। तो फिर सियासत में ऐसा हरगज़ नहीं होता कि आप किसी और के लिए राह हमवार करेंगे। ऐसा करेंगे तो फिर आपके लिए जो स्पेस है वो श्रिंक होती जाएगी और वो सिंध के अंदर मजीद श्रिंक हो सकती है। ठीक, इसी पर वक्फा लेंगे, वक्फे के बाद गुफ्तगू जारी रहिएगा हमारे साथ। बैक टू दोहराए बात करेंगे हुकूमत वक्त के उस बयानिए की कि जब कोई वज़ीर या कोई अपने पोर्टफोलियो के जो भी फ़राइज़ हैं वो नहीं अंजाम देता और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को सही तरह उस पर पूरी तौर पे नहीं उतरता तो उसके पोर्टफोलियो को वापस ले लिया जाएगा, वजारत से रुखसत कर दिया जाएगा। अब यही जो वजारत ख़जाना का एक सिलसिला है जो कि बहुत एक वाज़ेह सिलसिला है। जनाब शराजी साहब, पहले आपने देखा असद उमर साहब थे, उसी वक्त सारा जो IMF का इशू था वो किस तरह ताख़ीर का शिकार हुआ। फिर हफीज़ शेख साहब जिनको एक इंसाइडर समझा जाता था, इंसाइडर तस्वर किया जाता था, शुरू में यही कहा गया सेनेट की नाकामी के बाद कि उनको हम रखेंगे अपने साथ, लेकिन एंड में रऊफ़ हसन साहब ने तो और बात की इस प्रोग्राम पे कि उनको इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फ़ैसले की रोशनी में उनसे इस्तीफ़ा ले लिया गया कि क्योंकि ख़ुसूसी मुशीर उस तरह के इख्तियारात नहीं एक्सरसाइज करते जो कि मुंतखब नुमाइंदे कर सकते हैं। लेकिन आपने देखा कि जो PTI के जो ज़्यादा डाई हार्ड लोग थे वो यही कह रहे थे कि बेरोज़गारी और महंगाई की वजह से हफीज़ शेख साहब से हमने पोर्टफोलियो वापस ले लिया। हमाद अज़हर साहब यंग लीडर, डायनामिक लीडर, पहले उनके पास इंडस्ट्रीज़ का पोर्टफोलियो था, उनको ये एक्स्ट्रा जो चार्ज है वो सौंप दिया गया है। लेकिन साथ में शौकत तरीन साहब जो कि पहले भी इस एडवाइज़री से गुजर चुके हैं, उनके बारे में भी बातें हो रही हैं। पहले सर अगर फाइनेंस मिनिस्ट्री पे आ जाएं, बाकी वजारतों पे आएंगे। ये शराजी साहब आपके करीब जब बात की जाती है IMF के शिकंजे से निकलने की, और जब PTI कहती है कि हम नहीं चाहते कि आने वाली नस्लें हमारी मकरूज़ होती जाएं, तो सर स्ट्रक्चरल इस्लाहात फ़िलहाल तो नहीं हुए। हुकूमत वक्त वही कर रही है जो कि पिछली हुकूमतें कर रही थी कि हम किस तरह से IMF का जो एक टीका है उसको बेहतरीन तरीके से मैनेज करें अनटिल द नेक्स्ट IMF इंजेक्शन। तो सर बग़ैर स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स के इसको किस तरह सर हल किया जाएगा इस इशू को? और जो बैलेंस ऑफ पेमेंट्स का एक
क्राइसिस होता है, एक बहरान होता है जो कि पीपल्स पार्टी हुकूमत ने संभाला, नून लीग हुकूमत ने संभाला और अब पीटीआई हुकूमत संभाल रही है, इस साइकिल को हम तोड़ेंगे कब? भाई आप स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स की आपने तो असद बड़ी आइडियल एक सूरत हाल की बात कर दी है। तो इस वक्त तो बहरानी कैफियत है, बहरानी कैफियत में आइडियलिज्म की बात हरगिज़ नहीं की जाती। इस वक्त तो चीज़ें इनसे मैनेज नहीं हो पा रही। स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स के लिए आपके पास एक बड़ी माहिर इकनॉमिक टीम होनी चाहिए, इकनॉमिक एक्सपर्ट होने चाहिए। इस वक्त तो सूरत हाल वही है जो आप भी फरमा रहे हैं कि 2.5 बरसों के अंदर, अब मैं आपको खबर देने जा रहा हूं कि चौथा फाइनेंस मिनिस्टर आने को है, शौकत तरीन साहब। ये जो आप काले ऑर्डिनेंस जारी हुआ है जिसमें ये कहा गया है कि बल्दियाती इदारों के नुमाइंदे हों, सूबाई असम्बली के हों या पार्लिमान के कौमी असम्बली या सेनेट के हों, अगर 60 रोज़ तक वो हल्फ नहीं उठाते तो उनकी रुकनियत मनसूख की जाएगी। और मैं आपको खबर देने जा रहा हूँ कि अब जहाँ पे वो अपना निसार अली खान साहब पंजाब की रुकनियत खोएंगे, वहाँ पे सेनेट के अंदर इसहाक डार साहब भी अपनी रुकनियत खोने जा रहे हैं और उनकी जगह पे शौकत तरीन साहब एज ए सेनेटर मुंतखब होने जा रहे हैं। मैं खबर दे रहा हूँ शराजी साहब, ये खबर आपकी वेरीफाइड है? मैं वसूख से कह रहा हूँ कि यही होने जा रहा है, यही होने जा रहा है, क्योंकि उनको भी एडवाइज़र के तौर पे लेके आएंगे तो मुमकिन वो वाला मामला तो नहीं होगा। उनको आपने एक तरह से एडवाइजरी काउंसिल में ज़रूर रखा है, बट वहाँ से नहीं। ख्याल अब दूसरा ये है कि उनको बतौर फाइनेंस मिनिस्टर लाया जाए। और हमाद अदर साहब भी कल किसी सहाफ़ी से गुफ्तगू कर रहे थे, उनका कहना है कि यार मैंने उनसे कहा कि इंटरव्यू को हो जाना चाहिए, उन्होंने कहा यार छोड़ो, पता नहीं मैं कब तक फाइनेंस मिनिस्टर हूँ, कोई और आ जाए। तो शराजी साहब दो सवाल, ये आपने बहुत एक अहम खबर एक तरह से ब्रेक की है। शौकत तरीन साहब, तो ये पाकिस्तान तरीके इंसाफ को ये बात अच्छी लगती है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ट्राइड टेस्टेड एंड फेल्ड वज़रा या एडवाइज़र उनको ही वजारत ख़जाना दे देनी चाहिए? और साथ में जो शौकत तरीन साहब के कुछ अपने मुतालबात हैं, जब वो ये गुजारिश करते हैं कि पहले नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो के तमाम केसेस को ख़त्म कर दिया जाए तब ही मैं ये अहम जिम्मेदारी हासिल करूँगा, तो उस पर भी वर्किंग हो रही है? नहीं, उस हवाले से तो मैं हरगिज़ कुछ नहीं कहूँगा। यकीनी तौर पे अगर कुछ ऐसा होगा तो वजारत कानून या बाकी लोग उसके ऊपर बेहतर अंदाज में रिस्पॉन्ड कर सकते हैं। बट यहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे हैं, वज़ीर दिफा आपके बैठे हैं, परवेज़ खटक साहब, उनके खिलाफ केसेस चल रहे हैं, नैब के अंदर इन्वेस्टिगेशन चल रही है। आपके स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर साहब बैठे हैं, उनसे मुताल्लिक भी चीज़ें चल रही हैं। खुद अगर देखा जाए तो खान साहब मतलब फॉरेन फंडिंग केस या बाकी केसेस के अंदर चीज़ें चल रही हैं। तो जब तक कन्विक्शन नहीं होती तो ज़ाहिर सी बात है, आप मेरा ख्याल है कदगन नहीं है, आप तो कानून मुझसे बेहतर समझते हैं कि आप कोई पोर्टफोलियो ले सकते हैं, बट उसके लिए ज़रूरी है जो अब कदगन आ गई है हाई कोर्ट के फैसले के बाद कि आपको मेंबर पार्लियामान होंगे तो फिर इस तरह के आप कमेटीज़ की सरबराही कर सकते हैं। शराजी साहब, वही वाला सवाल वही बनता है। हफीज़ शेख साहब की जो पॉलिसीज़ थी 2012 वाली, वो आपके सामने है। शौकत तरीन साहब की जो उस दौर की पॉलिसीज़ थी वो आपके सामने हैं। हमें क्या कोई और आदमी मिलता नहीं है? क्या एक बहरान है, एक किल्लत है? यकीनन इसमें कोई शक नहीं है कि आपके पास शदीद बहरान है और आपके पास मुख्तलिफ एरियाज़ के अंदर जो एक्सपर्ट्स हैं उनकी कमी है। आपका ख्याल ये था कि असद उमर साहब एक बड़े कमाल के वज़ीर ख़जाना साबित होंगे, लेकिन आपने ख़ुद देखा कि खान साहब ने उनको बाद में अलग कर दिया। उनका ख्याल था कि बड़ी कन्फ्यूजन का शिकार रहे, वो IMF के पास जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। उसके बाद हफीज़ शेख साहब को इस बुनियाद पर आपने घर भेज दिया कि महंगाई, और आपने और मैंने भी कई इकनॉमिक एक्सपर्ट से बात की कि ये मामला तो स्टेट बैंक को देखना होता है, ये वज़ीर ख़जाना का देखने का मामला नहीं है। अब हमाद अदर साहब, यकीनी तौर पे पाकिस्तान की जितनी कॉम्प्लेक्स किस्म की इकॉनमी है, एक नौजवान आदमी ज़रूर एनर्जेटिक है लेकिन वो नहीं संभाल पाएंगे मेरा ख्याल में। आप तो इनकी बात करते हैं, बल्कि किसी ज़माने में हम बात किया करते थे कि चीफ सेक्रेटरीज और IGs को आप 3-3 माह का वक्त देते, उसके बाद आप तब्दील कर देते हैं। अभी तक इस 2.5 साल या 2.25 साल के अरसे में FBR के जो बड़ा इंपॉर्टेंट एक इदारा है जहाँ से आपने रेवेन्यू जनरेट करना होता है, टारगेट्स को आपने जो भी PSDP है या एनुअल प्रोग्राम है या आपने बैरूनी कर्जे आपने वापस करने, सारे के सारे पैसे तो आपको इकट्ठे करके देने हैं इसी इदारे ने। उस इदारे का अब 6ठा चेयरमैन आ चुका है असद, इन 2.5-3 वर्षों में 6ठा FBR का चेयरमैन आ चुका है। 2 आप बाहर से लेके आए थे, 4 आपने अंदर के लोगों को आजमाया है, बट टारगेट्स हैं कि अचीव नहीं हो पा रहे। तो मेरा ख्याल में हर तरफ शदीद क्राइसिस हैं और मेरा ख्याल में खान साहब को जो एडवाइसेस दी जा रही हैं वो इतनी बेहतरीन नहीं है कि जिनकी बुनियाद पे वो अच्छे फैसले करें।
और यही वजह है कि हर तरफ एक बड़ा शदीद बहरान और फेलियर का हमें एलिमेंट बड़ा वाज़े तौर पर नज़र आ रहा है। तो देखें, अब मेरा ख्याल में शौकत तरीन साहब को शायद इसी बुनियाद पर लाया जा रहा है कि माजी का उनका तजर्बा है और पीपल्स पार्टी के दौर में वो भी IMF प्रोग्राम में गए थे और उन्होंने बहरहाल एक सक्सेसफुली उसको कंप्लीट किया था। तो शायद इन्हें लगता है कि वो IMF के साथ भी बेहतर अंदाज में नेगोशिएट कर सकें और जो बहुत सारी और कंडीशंस हमारे लिए तैयार खड़ी हैं, क्योंकि पाकिस्तान की इकॉनमी के अंदर इतनी जान नहीं है कि हम कुछ चीज़ों को अवॉइड कर सकें, तो उसको बेहतर अंदाज में नेगोशिएट करने के लिए लगता है ये है कि अब उन्हीं का सहारा लेना पड़ेगा। जाते जाते फिर एक तारीफ ही कर लें कि जो आपने एहसास प्रोग्राम में किया है, सोशल डेवलपमेंट के हवाले से किया है, वेलफेयर का जो एक नेटवर्क है उसको मज़ीद आपने वसी किया है, इसमें डॉक्टर सानिया निश्तर साहबा बेतहाशा अच्छा काम कर रही हैं। ये एक पोर्टफोलियो है जो आपने देखा फिर एक सेनेट की सीट में तब्दील हुआ। बेहतर अब ये होगा कि आप बाकी इस तरह की जो कैबिनेट पोर्टफोलियोज़ हैं, पोजीशंस हैं, उनको भी आदमी के मुताबिक उनको असाइन किया जाए और एक तरह से कंसिस्टेंसी हो। जब मईशत 4 मुख्तलिफ अशख़ास के पास जाए तो सूरत हाल गैर मुस्तहकम से गैर मुस्तहकम होती जाएगी। उम्मीद है आपको आज का प्रोग्राम पसंद होगा। मुझे और शराजी साहब को अपनी राय से भी आगाह कीजिए। इजाज़त दें अगले हफ्ते तक। खुदा हाफ़िज़।